Good morning students, this is Poonam Khetan and I welcome you to MKH video series. So students, we are doing your history book in SST, Social Studies, or in SST in history we are going to start new chapter, that is from trade to territory. यानी ये जो चैप्टर है वो किसके बारे में है? ब्रिटिश, जिनसे हम बहुत सालों तक गुलाम रहे हैं, जिनके अंडर रहे हैं, और उन्होंने इंडिया के अंदर आकर कैसे अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया। एक्चुअल में वो किसके लिए आए थे, किस काम से आए थे? ट्रेड करने के लिए आए थे, और कैसे इस लैंड को उन्होंने अपनी टेरिटरी बना लिया, अपना ही कंट्री के रूप में या अपनी टेरिटरी के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। सो यू ऑल स्टूडेंट डोंट वरी अबाउट दिस चैप्टर, क्योंकि इससे पहले जितने भी हिस्ट्री के अंदर हमने चीज़ें की हैं 6th के अंदर, 7th के अंदर, तो वो बहुत एंशिएंट टाइम या मिडिवल हिस्ट्री के बारे में बात की। दिस इज़ ऑल अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री, और यू कैन से दिस इज़ कॉलोनियल हिस्ट्री। ठीक है, ब्रिटिश जो है वो अपना कॉलोनी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और बिकॉज ये जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री हमसे बहुत पास की हिस्ट्री है, या इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारे न्यूज़पेपर में, बुक्स के अंदर, अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं घर के अंदर जो बड़े हैं उनसे भी हम सुनते आए, अपने टीचर से सुनते आए हैं। तो इस हिस्ट्री से, यानी 8th की जो हिस्ट्री है, उससे आप अपने आप को ज़्यादा अटैच पाएंगे। और डेफिनेटली इन सब चीज़ों के बारे में तो आपको ज़रूर ही पढ़ना चाहिए कि किस तरीके से हमारे ऊपर जो ब्रिटिश लोग हैं वो बाहर से आ रहे हैं और कैसे रूल कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए एक डाउट रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्रेडिंग के लिए आए और पूरा एस्टेब्लिश कर लिया, यहाँ पे आप रूल कर रहे हैं, तो ये कैसे हैपन हुआ। तो उनको ये हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। बिलीव मी, इट्स गोइंग टू वेरी इंटरेस्टेड, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है इवन आपकी हिस्ट्री इस साल जो 8th के अंदर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या हो रहा है कि हिस्ट्री के अंदर इससे पहले की जो जिस बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं उसका थोड़ा सा बेस आप समझेंगे। 7th के अंदर आपने स्टडी किया होगा, या जो प्रीवियस क्लासेस में आपने स्टडी किया उसके अंदर हमने ये देखा कि एंशिएंट टाइम की बात की, देन जो आपका मौर्य डेंसिटी है वो इस्टेब्लिश हो रही है, धीरे धीरे अदर डेंसिटी आ रही है, देन मुगल्स आते हैं बाहर से, वो रूल करते हैं और बहुत सारी एरिया के अंदर वो अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं। और दिल्ली जो कि बिल्कुल सेंटर ऑफ द इंडिया मानी गई है और आज भी कैपिटल है इंडिया की, तो वो स्टार्टिंग से ही, बिगनिंग से ही बहुत इंपॉर्टेंट रही है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी दिल्ली सल्तनत जिसको बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत पे जो भी रूल कर रहा था वो डेफिनेटली कौन था? वो बहुत पावरफुल रूलर या किंग ऑफ उसको इंडिया भी माना जाता था। तो उस टाइम में कौन थे? मुगल थे। पहले कौन है? मुगल रूल कर रहे थे। अब धीरे धीरे जो है वो मुगल्स का जो रूल है वो ख़त्म हो गया। ख़त्म किसके बाद में हो गया? औरंगजेब जो है, औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर, यानी जितने भी रूलर्स थे उनके बाद में आगे और उनके जो सक्सेसर आते गए, तो औरंगजेब जो है वो पावरफुल अगर माने तो लास्ट मुगल रूलर था। ऑल्दो इसके बाद में इनके सन आए हैं और भी एक दो जो रूलर हैं वो आए हैं, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं रहे। मतलब इनके बाद में, ये औरंगजेब के टाइम में बहुत एक्सपेंशन हुआ है मुगल एम्परर का, और उसके बाद में जो इनके सक्सेसर आए वो उतना एक्सपेंशन नहीं कर पाए। इवन धीरे धीरे चीज़ें एक्सपेंड हो गई, क्योंकि इनका होल्ड बहुत था, बाद वाले इतना होल्ड नहीं कर पाए, अपनी ही चीज़ों में बिजी रहे। ओके, अब क्या हो रहा है? आफ्टर हिज डेथ, यानी 1707 के अंदर औरंगजेब की हो जाती है डेथ। अब क्या हो रहा है कि जो बाकी मुगल गवर्नर्स या जो भी जिनको सूबेदार बोला जाता था, अब चूँकि इंडिया बहुत वास्ट कंट्री रही है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एम्परर इस्टेब्लिश किया औरंगजेब ने। अब ऐसा तो है नहीं कि सारी जगह खुद ही जाके रूल करके आए हैं सारी जगह। देखें जैसे आज भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, डिवाइडेशन हो रखा है, तो अलग अलग एरिया के अंदर छोटे छोटे स्टेट्स या जो सिटीज़ बनाई गई थी या एरिया बनाए गए थे, उनके अंदर किसने, जो औरंगजेब ने क्या कर रखे थे? गवर्नर्स बिठा रखे थे, जिनको सूबेदार भी बोला जाता था, या जिनको कुछ विलेजेस या कुछ पर्टिकुलर सिटीज़ दे दी जाती थी उनको जमींदार बोला जाता था। तो अब इनकी डेथ हो गई है, औरंगजेब की डेथ हो गई 1707 में। तो
अब इन लोगों को लगा कि अब होल्ड करने वाला ज़्यादा है नहीं कोई, तो और हम क्यों किसी का रूल जो है वो कैरी करें, तो इन्होंने क्या किया, असर्टिंग देयर अथॉरिटी, इन लोगों ने यानी जो बाकी छोटे छोटे एरिया के जो गवर्नर थे, जमींदार थे, सूबेदार थे, उन लोगों ने अपने अथॉरिटी के लिए असर्ट करना स्टार्ट कर दिया और क्या किया, इस्टेब्लिश देयर रीजनल किंगडम, यानी जिस जिस एरिया में ये रूल कर रहे थे उसको ही अपना एक किंगडम बना दिया और होल एंड सोल वहाँ पे बन गए, डिक्लेयर कर दिया कि अब इस चीज़ ये जो किंगडम है, ये जो भी छोटा बड़ा जितना भी स्टेट था उनके पास में, इस पे अब हमारा रूल चलेगा। मुगल जो एम्परर है वो तो ख़त्म हो गए हैं और जो आए हैं उनका बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं है, तो अब हम होल एंड सोल जो है इस एरिया के हम ही हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अब ये इसका बैकग्राउंड है। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ 18, एक तो सेंचुरी का मतलब आप समझेंगे, कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है। सेंचुरी का मतलब जब आप बात करते हैं 18th सेंचुरी की, तो यू विल डेफिनेटली थिंक कि 1700 से 1800 के बीच की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है इससे आगे चलेंगे। वो अगर 18 to 19 बात करेंगे तो आप क्या कौन सी सेंचुरी बोलेंगे, 19th सेंचुरी, ठीक है। इस चीज़ को क्लियर करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, यानी 18th सेंचुरी यानी 1750 के बाद का आप बोल सकते हैं। 1707 में डेथ हो रही है, उसके बाद में ये क्या कर रहे हैं, अपने अपने इसको सेपरेट और रीजनल किंगडम के रूप में इन्होंने डेवलप कर लिया। तो हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में नई पावर जो है वो इमर्ज हो रही है, ब्रिटिश। अब क्योंकि पावर जब खत्म हो जाती है, वहाँ पे सीट वैकेंट हो जाती है, तो डेफिनेटली नई पावर को आने का चांस मिल जाता है और जो ज़्यादा बढ़िया से होल्ड कर पाएगा वो उस पर रूल कर लेगा। तो ब्रिटिश पावर जो है वो एक नई पावर के रूप में दिख रही है। ब्रिटिश ओरिजिनली, अब यू विल बी सरप्राइज फॉर नोइंग दैट कि जो ब्रिटिश है वो ओरिजिनली किस पर्पस से आए थे, स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी के रूप में इंडिया के अंदर आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल एक छोटा सा बिजनेस लेके यहाँ पे आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि कितने ईयर्स तक उन लोगों ने हम पे रूल किया, ठीक है। तो उन सब के बारे में ही हम जानने वाले हैं। दे केम टू बी मास्टर ऑफ अ वास्ट एम्पायर, और कैसे वो हमारी जो एक वास्ट एम्पायर था उसके वो मास्टर्स बन गए हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब आती है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किस तरीके से इफेक्ट में आ रही है। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जो इंग्लैंड है वहाँ पे एक ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है। जिस तरीके से छोटे छोटे बिजनेसेस करते हैं, और ये जो ट्रेडिंग कंपनी थी तो इनका काम क्या था कि ये कुछ ऐसी मार्केट फाइंड करते थे कंट्री वर्ल्ड वाइड कि वहाँ से चीप प्राइसेस में इनको कोई गुड मिले, क्योंकि ये जो मार्केट थी यूरोपियन मार्केट वो बहुत वास्ट मार्केट थी, बहुत चीज़ों की उसमें डिमांड रहती थी, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें जो रिक्वायरमेंट थी वो ज़्यादा थी, जबकि जो वहाँ पे एग्रीकल्चर हो रही है या जो यील्ड हो रही है वो कम होती थी। तो ये लोग क्या करते थे, ये जो कंपनीज थी वो कुछ ऐसे एरिया वर्ल्ड वाइड ढूंढते थे जहाँ से वो इस चीप प्राइस में गुड्स को परचेज कर सके और हायर प्राइस के अंदर यूरोपियन कंट्री के अंदर उसको सेल कर सके। तो ये इस तरीके की एक ट्रेडिंग कंपनी है। अब ये जो ट्रेडिंग कंपनी है, इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के अंदर एक ही ट्रेडिंग कंपनी तो नहीं होगी डेफिनेटली, उनके अलावा भी बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनी थी। तो ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने जो उस टाइम इंग्लैंड की रूलर थी, कौन थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, इनके बाद में भी एलिजाबेथ नाम से कई क्वीन आपको देखने को मिलेगी। तो ये फर्स्ट जो एलिजाबेथ थी 1600 की बात है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, एक्वायर्ड अ चार्टर एक्वायर करती है फ्रॉम रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ से। सो व्हाट इज चार्टर? तो चार्टर यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय परमिशन। तो एक काइंड की परमिशन है जिसमें इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड की रूलर से ये परमिशन ले ली कि हम बाहर की कंट्री के अंदर यानी जहाँ पे भी ये मूव करना चाहते थे, तो इंडिया के अंदर स्पेशली उन्होंने सर्च किया कि इंडिया के अंदर बहुत अच्छी मार्केट है, तो वहाँ पे हम बिजनेस करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप हमें परमिशन दीजिए। और परमिशन भी किस तरीके की कि वहाँ के मार्केट से हम ही ट्रेडिंग कर पाएँ और
इंग्लैंड की कोई भी कंपनी को ये राइट नहीं होगा, मतलब सोलो राइट दे दिया इनको, सोल राइट दे दिया। अब क्या हो गया, इनका कंपटीशन जो इंग्लैंड की कंपनीज से थी उनसे तो बिल्कुल खत्म हो गया, वहाँ की कंपनीज को तो इन्होंने बिल्कुल पीछे छोड़ दिया, क्योंकि इनके पास में सोल प्रोप्राइटरशिप आ गई, सोल राइट था, तो और कोई इंग्लैंड की कंपनी तो जा नहीं पाएगी। और डेफिनेटली वहाँ के रूलर से इन्होंने परमिशन लिए, चार्टर लिया, तो उनका भी प्रॉफिट उसमें बहुत बढ़िया क्वांटिटी के अंदर, अमाउंट के अंदर इनको प्रॉफिट ऑफर किया होगा, तभी इन्होंने सिर्फ एक कंपनी को आप चार्टर दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, लुकिंग फॉर ए न्यू लैंड फ्रॉम विच दे कुड बाय गुड्स एट चीप प्राइस एंड सेल एट हायर प्राइस। अब ऐसी मार्केट ढूंढ रहे थे कि जहाँ से चीप प्राइस के अंदर वो चीज़ों को खरीद सकें और हायर प्राइस के अंदर सेल कर सकें। अब जो मर्केंटाइल कंपनीज थी, मर्केंटाइल कंपनीज का सेम यही मीनिंग आप लगा सकते हैं कि चीज़ों को चीप प्राइस में खरीदना और हायर प्राइस में दूसरे मार्केट के अंदर सेल कर देना, उसको मर्केंटाइल कंपनीज कह सकते हैं। ठीक है, तो अब EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की जो कंपनीज थी, बाकी ट्रेडिंग कंपनी, उनसे तो कंपटीशन खत्म हो गया उनका, लेकिन सिर्फ यूरोपियन जो कंट्री थी उसमें सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं थी, बहुत सारी कंपनीज जो है अलग अलग कंट्रीज से, मान लो पुर्तगीज थी, फ्रेंच थी, और भी जो बाहर की कंट्रीज थी, वहाँ से यूरोपियन जो कंट्री हैं उनके अंदर जो ट्रेडिंग कंपनी थी उन पे तो किसी तरीके का चार्टर जो है वो इंग्लैंड की महारानी का नहीं चलेगा, क्वीन का, तो अब वो तो इनको कंपटीशन दे ही रही थी। तो जो मर्केंटाइल कंपनीज थी इस तरीके की, जो कि इस तरीके की ट्रेडिंग कंपनी थी, जो अलग अलग कंट्री से पहले से ही एस्टेब्लिश थी मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर, क्योंकि ये इंडियन मार्केट ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ से पहले ही वो एस्टैब्लिश है, वो उसका प्राइमरली जो प्रॉफिट है वो पहले से ही कमा रही हैं। तो अब इनके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप जो है वो सेल डाउन करता है वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका और राउंड द केप ऑफ गुड होप क्रॉस इंडियन ओशियन। देखिए अब थोड़ा सा इसका मैप समझेंगे कि कहाँ पे है और किस रूट से आ रहे हैं। देखिए पहले कुछ जो एयर बाय एयर तो कोई रूट ऐसा था नहीं, या कुछ इस तरीके के ट्रांसपोर्ट विकल्प भी अवेलेबल नहीं थे, तो पहले जो बहुत डिस्टेंस वाली जो ट्रैवलिंग है वो किसके थ्रू होती थी, बाय सी होती थी। ठीक है, तो सी रूट के थ्रू होती थी। तो यहाँ पे मान लीजिए ये ब्रिटेन है, यूरोपियन, पूरी यूरोपियन कंट्री है, तो उस टाइम में क्या रूट रहता था, ये देखिए यहाँ से ये आ रही है और ये जो अफ्रीका के अंदर एंटर हो रही है, वेस्ट कोस्ट अफ्रीका के अंदर, देन यहाँ पे बिल्कुल साउथ के अंदर केप ऑफ गुड होप एक प्लेस है जिसकी अपनी एक हिस्ट्री है, वहाँ से राउंड होते हुए और ये यहाँ पे पहुँच रही है मद्रास के अंदर, जो आज के टाइम में चेन्नई के नाम से फेमस है इंडिया के अंदर, उस एरिया के अंदर वहाँ पे ये पहुँच जाती है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पे फर्स्ट जो इंग्लिश शिप सेल किया वो यहाँ पे मद्रास में आके उतरता है। रूट क्या था, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से चल रही है, केप टाउन से ये राउंड होकर और इंडियन ओशन को पार करते हुए, क्रॉस करते हुए मद्रास के अंदर सेल करती है। अब क्या था कि इन सबसे पहले ये जो सेल कर रहा है, शिप आ रहा है, इंग्लिश शिप यानी इंग्लैंड से जो शिप आ रहा है, उससे पहले बहुत पहले से ऑलरेडी लोग यहाँ पे आ चुके थे, बाहर के जो लोग हैं वो ट्रेडिंग करने के पर्पज से ऑलरेडी इंडिया के अंदर थे। तो बिफोर दैट पुर्तगीज़, ये वाला एरिया है, यहाँ पे पुर्तगाल है, वास्को डी गामा जो है पुर्तगीज़ एक सेलर ही थे, उन्होंने ये जो रूट, जिस रूट से ये ब्रिटिश आए हैं हमारे यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए हैं, ये रूट 1498 में वास्को डी गामा ने फाइंड किया था। ठीक है, सेलिंग रूट। अब इन्होंने क्या क्या रखा है, ऑलरेडी गोवा के अंदर, ये जो महाराष्ट्र के नीचे ये जो गोवा है, यहाँ पे ऑलरेडी अपना एक सेंटर बना रखा है, गोडाउन बोल सकते हैं, यहाँ पे अपना ट्रेडिंग ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर रखा है। उसके बाद में डच भी आ रहे हैं, फ्रेंच जो ट्रेडर्स हैं वो भी यहाँ पे आ चुके हैं और उन्होंने अपना जो बिजनेस है ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर रखा है, जब तक कि इंग्लैंड की
कंपनी यहाँ पे आई है, ठीक है। तो अब इंग्लैंड की कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया है ये, क्योंकि अब ये जो कंपनी है, बाकी सभी कंपनी को खुद की जो इंग्लैंड की कंपनी थी उनको तो वो तो कंपटीशन में ही नहीं है, लेकिन इन पे अब वो कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम वॉज ऑल कंपनी वर इंटरेस्टेड टू बाय सेम थिंग। अब एक ही चीज़ को इंटरेस्टेड थी सभी कंपनी बाय करने में। अब आप ये सोचेंगे कि भी इंडिया के अंदर ऐसी क्या जो बढ़िया चीज़ें थी जिनके लिए ये सभी बाहर की जो कंपनी है, फॉरेनर कंपनीज फाइट कर रही थी। तो इंडिया के अंदर जो कॉटन की क्वालिटी थी बहुत बढ़िया थी, सिल्क बहुत बढ़िया क्वालिटी का प्रोड्यूस हो रहा था, और यहाँ के जो स्पाइसेस हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, ग्रेट डिमांड थी इन यूरोपियन मार्केट। स्पाइसेस का मतलब जो मसाले होते हैं, लाइक जो पेपर है, काली मिर्च जो है, कार्डमम यानी इलायची, ठीक है, सिनेमन यानी दालचीनी, और भी जो बहुत सारे मसाले जो हैं जो कि साउथ साइड में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, केरल साइड में और इस साइड में, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट या जो सॉइल है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, डेक्कन प्लेटू है, वहाँ पे बहुत अच्छी कॉटन और ये प्रोड्यूस होती है, तो इसकी वजह से इन सब चीज़ों की डिमांड यूरोपियन मार्केट में बहुत थी, और ये भी सब यूरोपियन ही कंपनीज हैं। अब इन सबको एक ही चीज़ चाहिए, ये पहले से एस्टेब्लिश है और ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही है कि मैं सारा प्रॉफिट कमा लूँ। अब क्या हो गया कि इनकी वजह से एक तो प्राइसेस जो हैं प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले क्या था, ये 1-2 कंपनीज हैं, तब आपके जो भी चीज़ थी, कॉटन, सिल्क, वटएवर, ठीक है, उनके प्राइस मान लीजिए 10 रुपीज़ है, हालांकि 10 रुपीज़ बहुत ज़्यादा है उस टाइम के हिसाब से, मान लीजिए 1 रुपीज़ है। लेकिन जब आपकी डिमांड बढ़ जाती है, इकोनॉमिक्स का भी एक रूल है कि जब कोई चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो उसका प्राइस जो है आप उसके लिए ज़्यादा मांगने लग जाते हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है और अगर उसकी अवेलेबिलिटी कम है, अगर तो अवेलेबिलिटी बहुत है तो प्राइस डाउन हो जाएगा, लेकिन जब उसकी डिमांड बढ़ गई है, अवेलेबिलिटी कम है, आपके पास में सोर्सेज ज़्यादा हैं कि वो बाय कर सकते हैं, तो आप प्राइस को भी क्या कर दोगे, अप कर दोगे, तो प्राइसेज अप होने लगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रॉफिट था वो क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि पहले आप 1 रुपीज़ का परचेज कर रहे थे, बाहर की मार्केट के अंदर जाके मान लीजिए 4 रुपीज़ का आप सेल कर रहे थे, तो 3 रुपीज़ आपका प्राइस जो मार्जिन आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन अब क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया, मान लीजिए 3 रुपीज़ हो गया, अब 3 का 5 में सेल करोगे तो आपका प्रॉफिट कितना रह गया, ओनली 2 रुपीज़ रह गया। तो इस तरीके से प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत टेंशन कि मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो इन सभी जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसकी वजह से, और ये पहले से एस्टेब्लिश थी कंपनी, तो ये तो अपना मार्जिन या प्रॉफिट छोड़ नहीं सकती थी, वो तो अपनी तरफ से बेटर ट्राई करेंगे। तो इन सभी सिचुएशन ने क्या किया कि बैटल होने लगी इन जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, इनके बीच में क्या होने लगी, बैटल होने लगी, युद्ध होने लगे। तो युद्ध का मतलब कि क्या होता था कि शिप के थ्रू ही जो गुड्स है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, क्या कर रहे हैं, इंडिया से सारा गुड्स चीपर प्राइस पे या जिस भी प्राइस पे ये बाय कर रहे हैं, और कुछ शिप के थ्रू अपनी अपनी कंट्रीज़ के अंदर ये सेंड कर रहे थे। तो अब इन्होंने किस तरीके के बैटल शुरू हो गए कि ये जिस कंपनी के पास में ज़्यादा पावर होती थी, आर्म्ड पावर, मतलब अब ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास में मिलिट्री फोर्स या आर्म्ड पावर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जिसके पास में ज़्यादा फोर्स होती थी वो क्या करता था, दूसरी कंपनी के जो शिप है उसके ऊपर कुछ इन्वेजन ऐसा कर देते थे, हमला कर देते थे, या उनको रोक लेते थे रास्ते में, या उनको लूट लेते थे। इस तरीके की एक्टिविटी होने लगी। तो यहाँ पे भी इवन सी के अंदर, ओशियन के अंदर भी इस तरीके की बैटल जो है वो सामने आती है, और जिसके पास में ज़्यादा पावर होती थी वो अपने शिप को बचा लेता था। अब इन सब चीज़ों ने एक चीज़ और की कि क्योंकि आप जो सेल कर रहे हैं और सी के थ्रू आप गुड्स अपना बाहर भेज रहे हैं, तो डेफिनेटली जहाँ पे भी आप अपना गुड्स रखते हैं वहाँ पे भी आपको स्टोरेज चाहिए, कुछ ऐसा वेयर हाउस या स्टोर हाउस चाहिए। अब जिस भी एरिया में ये स्टोर हाउस जैसे रख रहे थे, तो वहाँ पे भी ये क्या करते थे, आर्म्ड फोर्स या जो सिक्योरिटी के रूप में लोग वहाँ पे लगाते थे। तो धीरे धीरे इन कंपनीज ने क्या करना शुरू कर दिया, फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया। फोर्टिफिकेशन क्या हो गया, फोर्ट बना लिया, मतलब एक फोर्ट की तरह या एक इस तरीके से बाड़ा बना लिया, ठीक है, कवर कर लिया, उसकी एक बाउंड्री बना ली है ताकि वहाँ से कोई अंदर नहीं आ सके, अंदर से कोई बाहर नहीं जा सके, उनके परमिशन के बिना। सिक्योरिटी के पर्पज़ से इन्होंने फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया। अब क्या होगा कि
अब देखिए, अब सिचुएशन क्या बन रही है कि ये जो छोटे छोटे गवर्नर, सूबेदार, जमींदार, अभी इन्होंने क्या किया है, रीजनल किंगडम एस्टेब्लिश कर लिया है। तो मान लीजिए ये जो बंगाल वाला एरिया था, वहां पे क्या हो रहा था, ठीक है, बंगाल वाले एरिया में रीजनल जो किंगडम था वहां पे इन्होंने बना रखा था। अब क्या कर रही है कंपनीज, धीरे धीरे अपना फोर्टिफिकेशन कर रही हैं, एरिया को कवर कर रही हैं, बाउंड्रीज बना रही हैं। अब जो यहाँ पे रूल कर रहा था, उन जो लोकल रूलर थे उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि ये क्या हो रहा है, बाहर की कंपनीज आ रही है, ट्रेडिंग करने के लिए आ रही हैं और हमारे एरिया के अंदर हमारा जो किंगडम है वहाँ पे आके अपना फोर्टिफिकेशन कर रही हैं, अपने फोर्ट बना रही हैं। तो ये तो डेफिनेटली किसी को भी वो टेम्पर नहीं कर पाएंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इन लोगों ने भी थोड़ा सा उस चीज़ के लिए इसके अगेंस्ट गए हैं, प्रोटेस्ट किए। तो क्या क्या एक्टिविटी रही उसके बाद में वो अब देखते हैं। अब तक जितना हमने किया है, आई होप यू गॉट इट। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, जल्दी से समझिएंगे, स्नैपशॉट लेते हैं एक हिस्ट्री, अगर इसका बैकग्राउंड जाने कि हम किस तरीके से ब्रिटिश लोग जो हैं उनकी एंट्री हो रही है। औरंगजेब जो कि लास्ट पावरफुल एम्परर था मुगल एम्पायर का, तो उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के बाद में जो छोटे छोटे रीजनल किंग थे उन्होंने अपनी पावर को क्या कर लिया, अपने अंदर ही एस्टेब्लिश कर लिया, उसके होल एंड सोल बन गए हैं और रीजनल किंगडम जो है वो इंडिया के अंदर मतलब एस्टैब्लिश हो गए हैं। और दिल्ली सल्तनत जो अपने आप में एक बहुत पावरफुल सल्तनत मानी जाती थी, वो अब क्या हो गई है, धीरे धीरे उसकी पावर कम हो गई है, क्योंकि वहाँ पे रूल करने वाला जो पर्सन है मुगल रूलर, वो अब उतना पावरफुल नहीं है। तो कोई उसकी बात नहीं मान रहा है, ठीक है, वो सेपरेटली अपना एक छोटा सा किंगडम लेके बैठा है, रूल कर रहा है, दैट्स ओके। लेकिन बाकी जो एरिया है जहाँ पे पहले मुगल एम्पायर का रूल करते थे, उन पे अब मुगल एम्पायर्स की किसी भी तरीके की रूलिंग नहीं चल रही है। अब क्या हो गया कि ये सीट जो है वो वैकेंट हो गई है, या यहाँ पे एक होल्ड करने वाली जो पावर है वो कम हो गई है। अब जो सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में 1750 के बाद में नई जो एक पावर ब्रिटिश हमें देखने को मिल रही है, ब्रिटिश जो है वो ट्रेडिंग करने के लिए आए थे और धीरे धीरे यहाँ के मास्टर बन गए हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आ रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड की रूलर थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उनसे एक चार्टर ले रही है, परमिशन ले रही है, सोल राइट ले रही है टू बिजनेस इन इंडिया। तो और साथ में न्यू लैंड ढूंढते हैं। मर्केंटाइल कंपनीज क्या उनसे हो गई, जो कि चीप रेट पे, चीप प्राइस पर गुड्स बाय करते हैं और हाई प्राइस पर दूसरी मार्केट के अंदर सेल करते हैं। तो जो ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो एस्टैब्लिश थी। इनसे पहले इंग्लिश शिप जो है वो कब उतर रहा है, कोस्ट ऑफ अफ्रीका से राउंड होता हुआ केप होप से और इंडियन ओशन पार करता हुआ वो मद्रास के अंदर आ रहा है। इससे पहले पुर्तगीज, वास्को डी गामा पुर्तगीज जो हैं, उनके अंदर से ही वास्को डी गामा जो पुर्तगीज सेलर ही थे, वो 1498 में ये जो रूट है वो ऑलरेडी उन्होंने ही फाइंड किया था। डच भी आ गए हैं, फ्रेंच लोग भी आ गए हैं यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए। सबको एक ही चीज़ चाहिए, सबको एक ही प्राइस पे चाहिए, लेकिन जिसकी वजह से इन लोगों में भी बैटल हो रही है। बैटल होने के कारण जिसके पास आर्म फोर्स ज़्यादा है वो उसके अंदर जीत रहा है और धीरे धीरे इन्होंने फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया है। उस एरिया के अंदर फोर्ट बना रहे हैं, बाउंड्रीज बना रहे हैं, जिसकी वजह जो लोकल रूलर हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो आप देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से इंडिया के अंदर अपना ट्रेड एस्टेब्लिश कर रही है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल, ऑल्दो वो कब कहाँ पे आए थे, सबसे पहले मद्रास के अंदर आ रहे हैं, चेन्नई के अंदर आ रहे हैं, वहाँ पे भी उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। लेकिन जो प्रॉपर बिजनेस जिसको बोल सकते हैं, ट्रेडिंग बोल सकते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट की इन्होंने, बंगाल से, ठीक है, वेस्ट बंगाल जो आजकल है हमारे वहाँ, उस एरिया से। सो द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप ऑन बैंक ऑफ हुगली रिवर। तो जो हुगली रिवर है कलकत्ता के अंदर ही है, बंगाल के अंदर है। तो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो इन्होंने सेट कर ली। कहाँ पे, हुगली रिवर। कब कर रही हैं, 1651 के अंदर। 1651 में यानी 1600 में इन्होंने क्या ली थी, परमिशन ली थी, चार्टर लिया था, फिर यहाँ पे आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बिजनेस ही कर रहे हैं। अब ये बंगाल के अंदर आ गए हैं और वहाँ पे इन्होंने एक फैक्ट्री सेटअप कर ली है। और जो उसको बेस ऑफ ट्रेडर्स बोला जाता था, जो कंपनी के ट्रेडर्स हैं उनका बेस बोला जाता था, यानी वो लोग वहीं पर ऑलमोस्ट काम करते थे। और उस टाइम जो ट्रेडर्स हैं उनको क्या बोला जाता था, फैक्टर्स बोला जाता था। तो ये जो वर्ड है फैक्ट्री, तो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ये जो
सिचुएशन क्रिएट हुई है वहाँ पे ट्रेडर्स को, यानी कंपनी के जो ट्रेडर्स हैं उनको क्या बोला जा रहा है, फैक्टर्स। और जहाँ पे ये वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे ये अपना बेस बना रहे हैं, सारा जो वर्किंग एक्टिविटी कर रहे हैं, उस जगह को क्या बोला जा रहा है, फैक्ट्री बोला जा रहा है। ओके, तो इन लोगों ने एक फैक्ट्री भी वहाँ पे एस्टेब्लिश की है। उस फैक्ट्री के अंदर क्या है, एक वेयर हाउस है। वेयर हाउस का मतलब कि जहाँ पे एक्सपोर्ट होने वाला जो गुड्स है वो उसको स्टोर करके रखा जाता था, उसको बोलते हैं फैक्ट्री, सॉरी वेयर हाउस, जो कि आजकल इंडिया के अंदर आम बात है। एग्रीकल्चर क्रॉप्स वगैरह को भी रखने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए वेयर हाउस के अंदर रखा जाता है। तो वेयर हाउस थे फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे एक्सपोर्ट होने वाला जो गुड्स है उसको स्टोर किया जाता था। बाय 1696 तक क्या हुआ, इट बिगिन बिल्डिंग अ फोर्ट। इन्होंने क्या किया कि फोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। जो भी ये फैक्ट्री थी या जो भी इनका सेटलमेंट था, एक ऑफिस भी बना रखा था इन्होंने फैक्ट्री के आसपास, वेयर हाउस के आसपास। तो ये जो मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री बना रखी है, यहाँ पे ऑफिस बना रखा है, तो इन्होंने उसको फोर्टिफाइड करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे इन लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया। तो ये इन लोगों ने क्या किया, कंपनी ने कि जो इनके मर्चेंट्स थे या जो ट्रेडर्स थे उनको बोला कि आप यहीं आसपास का जो एरिया है वहाँ पे सेटल हो जाओ। तो धीरे धीरे ये लोग जो भी, अब सिर्फ एक पर्सन तो वहाँ पे काम नहीं करता होगा ना, ट्रेडर्स हैं, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं एजेंट्स वगैरह वो रहते होंगे, तो उनको बोला कि आप यहीं पे आके सेटल हो। तो ये जो फैक्ट्री और ऑफिस इन्होंने बना रखा था, तो वो लोग क्या करने लगे, यहीं पे आसपास सेट होने लगे। अब इन्होंने क्या किया, जब सेट होने लगे तो इसकी एक बाउंड्री कर ली, फोर्टिफिकेशन इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। लेटर डे अब क्या हो गया कि अब थोड़ी आवाज़ उठाने लगे लोग कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन लोगों ने क्या किया, दे ब्राइब्ड मुगल ऑफिशियल इनटू गिविंग द जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस, जिसके अंदर एक कालीकता, जो कि आज के टाइम में कैलकाटा, ये हम कोलकाता बोलते हैं, वो जगह उस टाइम में एक विलेजेस के रूप में, यानी बड़ी सिटी थी, ऑल्दो बड़ा विलेज था, उसके जमींदारी राइट लिए। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे। ये हम बात कब की कर रहे हैं, 1696 की। तो उस टाइम में अब कौन रूल कर रहा था दिल्ली के अंदर, उस टाइम में तो दिल्ली के अंदर औरंगजेब रूल कर रहा था ना। कब डेथ हुई औरंगजेब की, 1707 के अंदर डेथ हो रही है। तो इस टाइम में 1696 के अंदर कौन था दिल्ली के अंदर, औरंगजेब है। तो इन लोगों ने क्या किया कि वहाँ के लोग जब थोड़े जो लोकल रूलर थे वहाँ के, तो वो जब आवाज़ उठाने लगे, जो कि उस टाइम जमींदार कहलाते थे, तो उन्होंने बोला कि हम इनको नहीं करने देंगे, फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो जो कंपनी के लोग थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने क्या किया, जो मुगल ऑफिशियल थे, यानी जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव या जो भी उनका काम संभाल रहे थे, उनको ब्राइब दी, यानी रिश्वत दी। और इन्होंने क्या किया, उसको रिश्वत देकर 3 विलेजेस के जो जमींदारी राइट्स थे वो इन्होंने ले लिए। अब जमींदारी राइट्स क्या होते हैं, जमींदारी राइट्स का मतलब कि यहाँ पे जो भी ये ट्रेडिंग करेंगे या जो भी रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होगा वो किसके पास में आएगा, कंपनी के पास में आएगा। अब उसमें एक फेमस कौन सा था, कलिकता, यानी कलकत्ता या कोलकाता जो आजकल हम बोलते हैं, तो उसके राइट ले लिए। अब ये देखेंगे आप धीरे धीरे किस तरीके से एंटर होते जा रहे हैं। पहले आप खुद ट्रेडिंग के लिए आ रहे हो, अब क्या किया आपने, वहाँ के टैक्स और उसको रेवेन्यू को लेने के आप राइट ले रहे हो। यानी वहाँ से जितना भी कुछ लोग परचेज करेंगे गुड्स का, या जो भी, जैसे आजकल भी हम टैक्स देते हैं ना, टैक्स देते हैं, जीएसटी दे रहे हैं, उससे पहले वैट दे रहे थे, इनकम टैक्स देते हैं, तो वो सारे ही जो रेवेन्यू है वो कौन रखेगी, कंपनी रखेगी। दे ऑल्सो परस्यूडेड मुगल एम्परर औरंगजेब। उन्होंने क्या किया, परस्यूडेड मतलब थोड़ा बहला फुसला के या कुछ लालच देकर उन्होंने किसको कन्विंस किया, जो मुगल एम्परर थे औरंगजेब, उनको बोला कि आप फरमान इशू कर दो। फरमान क्या होता है, फरमान अपनी तरीके से एक जो किंग होते हैं उनकी तरफ से एक ऑर्डर होता है। तो उस तरीके उस टाइम में क्या किया जाता था, जो किंग फरमान इशू कर देते थे, ऑर्डर इशू कर देते थे कि ये तो होगा ही होगा, तो उसको सभी मानते थे। अब ये देखेंगे कि इस टाइम में कौन रूल कर रहा है, औरंगजेब रूल कर रहा है। अब इस टाइम में पोजीशन क्या थी कि बाकी जो लोग हैं, छोटे छोटे जो किंगडम है, जो कि बाद में हम पढ़ रहे हैं कि उन्होंने अपना रीजनल किंगडम एस्टेब्लिश कर लिया, बट जब तक औरंगजेब थे तब तक तो इनका ही रूल चल रहा था ना। तब तक तो वो सब लोग जो मुगल एम्परर थे, छोटे छोटे किंगडम उन्होंने बना रखे थे, उनको सूबेदार या जमींदार बोला जाता था, तो वो इनके ही अंडर आते थे। अब इनकी बात तो सबको माननी पड़ती थी उस टाइम। तो इनसे क्या किया कि इनको फरमान इशू करवा दिया कि आप फरमान इशू कर दीजिए। तो किस चीज़ का फरमान, कि जो कंपनी है उसको ट्रेडिंग का पूरा राइट है, और वो भी ड्यूटी फ्री, मतलब वो यहाँ पे ट्रेडिंग भी करेंगे और किसी तरीके की ड्यूटी पे नहीं करेंगे। अब ड्यूटी का मतलब ये होता है, जब भी
कोई बाहर की कंपनी हमारे यहाँ पे आती है, आज भी हम वो ड्यूटी पे करते हैं, या हम लोग भी बाहर की कंट्रीज़ में जाएंगे तो यहाँ पे अंदर एंटर होने के लिए आपको कुछ ड्यूटी पे करनी पड़ती है। ड्यूटी पे करने से क्या होता है, ट्रेडिंग कर रहे हैं या कुछ भी किसी तरीके का बिजनेस करते हैं तो उससे क्या होता है, क्योंकि यहाँ की मान लीजिए मार्केट थोड़ी चीप है, तो ड्यूटी पे करने से वो अपने रेट को, अपने प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी कवर करना है। तो उससे क्या होता है, जो लोकल जो ट्रेडर्स होते हैं, लोकल जो लोग अपना जो गुड्स हैं वो सेल कर रहे हैं, वो कम प्राइस पे सेल कर रहे हैं, वो ज़्यादा प्राइस पे सेल कर रहे हैं, और बाहर के लोगों को वो कम प्राइस पे मिल रहा है, तो वो ड्यूटी पे करने से उन पे एक एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है, जिससे वो उनके प्राइस भी बढ़ जाते हैं। तो लोकल जो ट्रेडर्स होते हैं उनको उसका लॉस नहीं होता। तो बाहर से आने वाले जितने भी बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, उनको बोला जाता था ड्यूटी पे करो, और वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गवर्नमेंट जो है, अब इस टाइम भी जो रूल कर रहे थे, उन लोगों का भी जो इनकम थी वो क्या थी, रेवेन्यू था, टैक्स था। तो बाहर से आने वाले लोग अगर ड्यूटी पे करेंगे तभी तो इनका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होगा। तो इनको ये राइट दे दिया कि ये जो कंपनी है वो ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग करेगी इंडिया के अंदर। अब कंपनी ने इस चीज़ को, इस फरमान को क्या किया, अपने तरीके से मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया। कैसे मैनिपुलेट किया कि इसका जो अनड्यू एडवांटेज उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये जो फरमान था एक ऐसे कॉपी सबके पास रहती थी, जो भी कंपनी के जो ट्रेडर्स थे या जो भी ऑफिशियल्स थे उनके पास में उसकी कॉपी रहती थी, यानी फरमान रहता था। अब अनड्यू एडवांटेज कैसे लिए इन्होंने, प्रिविलेज उसका किस तरीके से लिया, क्योंकि जो ये फरमान था वो किस बिहाफ पे था कि आप जो बिजनेस है उसके रिगार्डिंग, यानी जो कंपनी का बिजनेस है, कंपनी की जो ट्रेडिंग है, उस बिहाफ पे आप उसको ड्यूटी फ्री रख सकते हैं, तब आपको कोई ड्यूटी पे नहीं करनी। लेकिन जो अब कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, जो ट्रेडर्स थे, उनको उस प्रिविलेज को, उस फरमान को उन्होंने प्राइवेट जो उनके इंटरेस्ट थे उसके लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए उनको मार्केट के अंदर कोई चीज़ पसंद आ गई, ठीक है, कोई ऑर्नामेंट पसंद आ गया, कोई सिल्क का कपड़ा, साड़ी पसंद आ गई, और वो अगर वो कंपनी ट्रेडिंग कर रही है तो उनके लिए तो वो ड्यूटी फ्री था। लेकिन अगर वो प्राइवेटली अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ड्यूटी फ्री नहीं है, प्लस आपको उसको पे भी करना पड़ेगा। तो इन लोगों ने उस चीज़ का एडवांटेज लेना स्टार्ट कर दिया और फरमान दिखा के ये बोलते थे कि हमें तो जो आपके रूलर हैं, एम्परर औरंगजेब का फरमान है, तो हम किसी तरीके की ड्यूटी पे नहीं करेंगे, प्लस इवन उनको वो जो पे करने के लिए जो उसका प्राइस होता था वो पे करने के लिए भी डिनाई कर देते थे, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। रिफ्यूज़ टू पे, मतलब पे करना ही रिफ्यूज़ कर देते थे कि हम पे ही नहीं करेंगे, हमें तो इस चीज़ की छूट मिली हुई है। तो इस तरीके का ये जब चीज़ें हो रही थी तो क्या होता है कि जो बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स हैं, वो लोगों से उसकी ड्यूटी लेते हैं या उसकी एवज में पे करते हैं लोग उन्हें, तभी तो वो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे। बिजनेस एस्टेब्लिश होगा तो क्या होगा, वो रूलर को टैक्स पे करेंगे। अब क्या हो रहा था कि इनके बिजनेस को, जो लोकल लोग थे, लोकल जो ट्रेडर्स थे, उनके बिजनेस को लॉस हो रहा था, वो टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जो बंगाल के जो किंग थे, मतलब जो छोटे छोटे नवाब उस टाइम बनाए हुए थे, उनको रेवेन्यू का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, मतलब कि उनकी इनकम अब कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस था वो सारा का सारा किसने कैप्चर कर लिया, कंपनी ने कैप्चर कर लिया। जो गुड्स हैं वो भी आप परचेज कर रहे हो, उसके ऊपर ड्यूटी भी नहीं दे रहे हो, मतलब जो प्रॉपर प्राइस है वो मिल ही नहीं रहा था जो लोकल ट्रेडर्स है, जिसकी वजह से बंगाल का जो लोकल रूलर थे उनका जो रेवेन्यू है वो बिल्कुल कम हो गया। अब जो लोकल रूलर थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि वो खुद तो कुछ बिजनेस या कुछ करने नहीं जा रही है, वो क्या करती है, लोगों को, अपनी जो पीपल होते हैं, जो पब्लिक होती है, उनको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती हैं। उसकी एवज में जो पब्लिक हैं वो आपको क्या देती है, टैक्स पे करती है, रेवेन्यू जनरेट होता है, जैसे आजकल होता है। अब वो होना बिल्कुल बंद हो गया, लॉस हो गया। तो जो लोकल नवाब है उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। अब देखेंगे कि अब ये जो ट्रेडिंग के पर्पज से आए थे, इन्होंने बैटल के अंदर ये चीज़ कैसे कन्वर्ट होगी, मतलब ट्रेडिंग के पर्पज से आए हैं, कोई आपके यहाँ पे बिजनेस करने आया है और आपसे वो युद्ध करे, वॉर करे, बैटल करे, तो कैसा लगेगा, इट्स सरप्राइजिंग ना। तो देखिए ऐसा ही हो रहा था। अब अर्ली 18th सेंचुरी के अंदर, अर्ली 18th सेंचुरी का मतलब समझ गए आप, 1700 से लेके 1800 के बीच में, यानी स्टार्टिंग की अगर बात करें 1800 सेंचुरी में। अब क्या हो गया है यहाँ पे, ये मान लीजिए कि 1707 के अंदर औरंगजेब जो है इनकी तो हो गई है डेथ, ठीक है। अब
डेथ हो गई है तो धीरे धीरे जो लोग थे, जो रीजनल रूलर थे, लोकल रूलर थे, उन्होंने अपना किंगडम रीजनल लेवल पे एस्टेब्लिश कर लिया है। सब अपने एरिया में अपने अपने छोटे छोटे एरिया को रूल कर रहे हैं, नवाब हैं अब वो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जो अर्ली 18th सेंचुरी में जो कन्फ्लिक्ट है किसके किसके बीच, कंपनी के बीच और जो नवाब थे, यानी जो लोकल रूलर थे, जो बंगाल के रूलर थे लोकल, वो अपने आप को नवाब, उनको टाइटल मिला हुआ था, तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा वो इंटेंसिफाइड हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया वो, ठीक है। अब क्या हुआ, औरंगजेब की डेथ हो गई है, नवाब बन गए हैं यहाँ पे, और जो बंगाल के नवाब थे वो अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर रहे, बहुत बढ़िया से रूल कर रहे थे। तो मुर्शिद अली खान थे, उनके बाद में अली वर्दी खान आ रहे हैं, और उनके बाद में उनके जो नेक्स्ट सक्सेसर आ रहे हैं वो है सिराजुद्दौला, जो नवाब ऑफ बंगाल रहे हैं, ये उनका सीक्वेंस है, ठीक है। तो और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे। अब उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन। उन लोगों ने क्या किया कि जो कंपनी को कंसेशन दी जा रही है, कंसेशन कैसे दी जा रही थी, फरमान वाली जो कंसेशन दी गई, ड्यूटी फ्री कंसेशन, या जो विलेजेस के अंदर जमींदारी राइट्स उनको दिए गए, इन सभी कंसेशन को देने से उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि हम ऐसा कोई भी कंसेशन कंपनी को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दे रहे हैं। और उनको ये भी स्ट्रिक्टली बोला कि आप ये जो फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं उसको एक्सटेंड करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, यहाँ पे ये नहीं चलेगा। और उन्होंने एक लेटर लिखा है, उसके अंदर ये बोला है कि जो कंपनी कर रही है जिस तरीके की एक्टिविटी, उसकी वजह से जो लोकल रूलर यानी नवाब को क्या हो रहा है, रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, टैक्सेस का लॉस हो रहा है, और वो जो नवाबों की जो पावर है उसको ह्यूमिलेट भी कर रहे हैं। अब कंपनी ने अपना जो पक्ष है उसको रखा, उन्होंने बोला कि कंपनी बोला कि ये जो डिमांड है ये बिल्कुल ही अनजस्टिस है, बिल्कुल भी फेयर डिमांड नहीं है, लोकल ऑफिशियल बिना वजह ही इस तरीके का शोर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और हमारा ट्रेडिंग जो है वो बहुत फ्लोरिश हो जाए, मतलब बहुत फले फूले, ठीक है, बहुत ही बढ़िया चले, अगर ये ड्यूटी फ्री कर दिया जाए, अगर इस पे से ड्यूटी हटा दी जाए। तो इस तरीके के कन्फ्लिक्शन जो है वो हो रहे थे, ऑल्दो बहुत पुराने टाइम से हो रहे थे, क्योंकि 1600 के अंदर आ रही है, मान लीजिए बंगाल के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये 1650 के बीच में ये वहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उससे पहले छोटा छोटा कुछ तो ट्रेडिंग स्टार्ट की ही होगा। तो काफ़ी टाइम से ये चीज़ें चलती आ रही थी, 40-50 ईयर से उस बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। तो ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी, इन सारे कन्फ्लिक्ट्स ने किसको लीड किया, एक बहुत ही फेमस बैटल हुई इंडिया के अंदर, दैट इज बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी का आपने बहुत बार सुना होगा, और ये बोल सकते हैं कि जो ब्रिटिश रूल था उसके खिलाफ पहली हमारी यानी इंडिया की तरफ से जो पहली बैटल थी वो बैटल ऑफ प्लासी थी, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है वो प्रोटेस्ट किया गया है। ऑल्दो ये जो सभी मुगल्स हैं इन लोगों ने भी सेम वैसा ही तो किया, आप भी बाहर से आ रहे हैं, बाहर की कंट्री से आ रहे हैं, यहाँ के किंग्स को इस तरीके से उनको टर्मिनेट कर रहे हैं, और यहाँ पे आके आप दूसरों की गद्दी पे बैठ रहे हैं, और बहुत ही गलत तरीके से, और सेम वैसा ही इनके साथ में हो रहा है। बट इट्स ओके, चल रही है हिस्ट्री जिस तरीके से हमको बताया जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वो किस तरीके से हैपन हो रहा है और क्या उसका रिजल्ट रह रहा है। ओके, आई होप ये जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल इसको एक स्टोरी की तरह लेना है। औरंगजेब की डेथ हो गई है 1707 के अंदर, ठीक है। उससे पहले क्या हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बंगाल के अंदर 1651 के अंदर अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर रही है। जो ट्रेडर्स होते थे उनको फैक्टर्स बोला जाता था, जिसके नाम पे ही फैक्ट्री वर्ड पड़ा। धीरे धीरे उन्होंने फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, जमींदारी राइट्स ले लिए उन्होंने, फिर वो एक फरमान उन्होंने इशू करवाया औरंगजेब से और उसका वो प्रिविलेज लेने लग गए, मिस यूज़ करने लग गए, अनड्यू एडवांटेज उन्होंने लिया, जिसकी वजह से जो लोकल रूलर थे, नवाब थे, उनको क्या लॉस हो रहा है, रिवेन्यू का लॉस हो रहा है। उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया और ये 3 रूलर हैं, इनके नेम कभी आ सकते हैं आपके बीच में कोई क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में। मुर्शिद अली खान, उसके बाद में अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला, जो कि बहुत फेमस नेम है वो, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर रहे ये बंगाल के। तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, रिफ्यूज़ कर दिया, कोई कंसेशन देने से मना कर दिया है कंपनी को, और कंपनी भी अपना जो पार्ट है वो रख रही है कि ऐसा नहीं है, अगर ड्यूटी फ्री कर दिया जाए तो हमें भी कोई इशू नहीं है और ट्रेडिंग हमारी बहुत बढ़िया से चले। तो ये जो कन्फ्लिक्ट था इसने बैटल ऑफ प्लासी को जन्म दिया है। तो चलिए देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी। So let's move to the famous battle of Plassey.
तो प्लासी का बैटल कैसे हो रहा है, देखिए अली वर्दी खान, जैसे मैंने बताया आपको, सिराजुद्दौला से पहले जो थे वो उनकी डेथ हो रही है 1756 के अंदर। ऑल्दो इससे पहले भी कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और नवाबों के बीच में। तो 1756 के अंदर अब क्या हो रहा है, सिराजुद्दौला जो है वो नवाब बन रहे हैं बंगाल के, जो अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर माने जाते थे, ठीक है। और कंपनी जो है वो इनके नवाब बनने से बहुत ज़्यादा वरीड थी। अब क्यों वरीड थी, इनको क्या चिंता है, इनको चिंता इसलिए है क्योंकि उनको ऐसा पर्सन चाहिए था, दे अबाउट टू पावर टू कीन ऑन अ पपेट रूलर। अब पपेट रूलर उनको एक ऐसा चाहिए था जिससे कि वो काम करवा सके। अब पपेट क्या होता है, पपेट का मतलब होता है कठपुतली, ठीक है। लोकल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो उसको कठपुतली बोला जाता है। तो क्या होता है, फिंगर्स के ऊपर ऐसे थ्रेड बांधे जाते हैं और इस तरीके की कुछ छोटी छोटी डॉल्स अलग अलग कैरेक्टर की बना ली जाती है और उनको इस तरीके से फिंगर के थ्रू उनको मूव करवाया जाता है जैसे वो चाहता है। तो जो पपेट को बना मतलब वो कर रहा है, उसको रूल कर रहा है, मतलब जो नचा रहा है, तो उसके हाथ में सारी पावर है। वो किसी भी तरीके से, पपेट जो है वो अपने आप में कुछ भी नहीं है, उसकी अपनी और कोई लिविंग जो लाइफ है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन कौन रूल कर रहा है, जो पपेट को मूव कर रहा है। तो कंपनी अपने आप को रूलर चाहती थी और उसको एक ऐसा पपेट किंग चाहिए था जो कि उनके कहने पे काम करे। जो कंसेशन है जो कि नवाबों ने रोक दिए थे या जिस पे वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे, वो वापस उनको कंसेशन दे दें, ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए दें, जो फोर्टिफिकेशन कर रखा है उसको रोके नहीं, मतलब जैसा वो चाहते थे वैसे ही उनको ट्रेडिंग करने दे। लेकिन सिराजुद्दौला ऐसे नहीं थे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई कंपनी जो है। तो कंपनी हेल्प द राइवल रूलर। तो अब क्या हो रहा है, क्या होता है, मूवीज़ के अंदर भी डायलॉग सुना होगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो सिराजुद्दौला के कुछ राइवल्स भी थे, सबके होते हैं, जैसे बाकी आसपास के जो लोग होते हैं डेफिनेटली वो फ्रेंड्स से ज़्यादा आपके राइवल्स होते हैं। तो वो जो राइवल था उसका यानी उसका कोई दुश्मन, ठीक है, या उसका कंपिटिटर जो उसको बोल सकते हैं, तो उससे जाके कंपनी बात करती है, उसको बोलती है कि आप हमारी हेल्प कीजिए और हम सिराजुद्दौला को हटा देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं और आपको हम बंगाल का नवाब बना देंगे, आप वहाँ पे राज कीजिएगा। तो इस तरीके की चीज़ें करती है कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब सिराजुद्दौला की ये चीज़ पता चलती है कि वो इस तरीके की एक्टिविटी कर रही है। वो कंपनी को वार्निंग देती है कि आप किसी भी तरीके से हमारा जो डोमेन है उसके अंदर जो पॉलिटिकल अफेयर है उसके अंदर अपना इंटरफेरेंस बिल्कुल भी मत कीजिए, हमें बिल्कुल भी ये हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। आप तो अपनी जो रेवेन्यू टैक्सेस हैं, ड्यूटी हैं, वो फिल कीजिए और अपना फोर्टिफिकेशन बिल्कुल बंद कीजिए। तो स्ट्रिक्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो सिराजुद्दौला ने दे दी है, किसको, कंपनी को। उन्होंने बोला कि हमारे बीच में मिडलिंग करने की, पॉलिटिकल अफेयर के अंदर इंटरफेयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्टॉप फोर्टिफिकेशन, पे रेवेन्यूज, दैट्स इट। आपको ट्रेडिंग करनी है कीजिए, लेकिन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो हमारा रूल है आपको उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक स्ट्रॉन्ग रूलर होने की निशानी है। अब क्या कर रहे हैं कि जब चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, कंपनी इनकी बात नहीं मान रही है, बार बार अगेंस्ट जा रही है, अपने चला रही है, तो नवाब जो हैं, क्योंकि नवाब थे, बंगाल के नवाब हैं, अब उनको लग रहा है कि अब तो हाइट हो गई है, अब कंपनी जो है वो हमारी रीच के बाहर जाने वाली है, जिस देर हो जाए उससे पहले हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। अब नवाब जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, अपने 30,000 सोल्जर्स को लेके जाते हैं। कहाँ जाते हैं वो, इंग्लिश फैक्ट्रीज, जो कि काशी बाजार, कैलकाटा के अंदर ही काशी बाजार है, वहाँ पे जो उन्होंने फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर रखी थी, अपने 30,000 सोल्जर्स को लेके वहाँ जा रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं, कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिसेस, सभी कंपनी के जो ऑफिसेस थे उनको कैप्चर कर लिया, सभी वेयर हाउस को इन्होंने लॉक कर दिया। जो इंग्लिश मैन जो कि आर्मी के साथ थे, धीरे धीरे, क्योंकि उनको सिक्योरिटी के रूप में उन्होंने आर्मी बिठा रखी थी, जो इंग्लिश मैन थे उनको आर्म दे रखे थे, मतलब वेपन्स दे रखे थे, तो उनको डिसआर्म कर दिया, मतलब उनसे सारे वेपन्स ले लिए उन्होंने। ब्लॉक्ड इंग्लिश शिप्स, जो इंग्लिश शिप्स थी, क्योंकि उसके अंदर इंग्लिश शिप्स के थ्रू ही जो मटेरियल है, गुड है, वो एक्सपोर्ट हो रहा था, बाहर जा रहा था, उनको भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया कि अब ये कहीं नहीं जाएंगी, बाहर नहीं जाएंगी, अब ये यहीं रहेंगी, जो बाहर हैं वो बाहर रहें, जो यहाँ हैं वो यहाँ रहें, दैट्स इट। ब्लॉक कर दिया, मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने ये कार्रवाई की है, बहुत अच्छे से इसको एक्टिविटी इन्होंने की है, ठीक है। देन मार्च टू कैलकाटा टू कंट्रोल ओवर फोर्ट। अब इन्होंने क्या किया कि
कलकत्ता के अंदर भी इन्होंने फोर्ट बना रखा था, वहाँ फोर्टिफिकेशन कर रखा था इस तरीके से, फैक्ट्री, आर्म, सब कुछ यही अलग अलग एरिया के अंदर जैसे कर रखा था। तो अब ये उधर की तरफ मूव कर रहे हैं सिराजुद्दौला। तो अब ये सारी चीज़ें, खबर तो पहुंचती है, ठीक है। न्यूज़, जब ये वाली न्यूज़ पहुंचती है कंपनी ऑफिशियल मद्रास के अंदर, अभी आपको बताया था मैंने कि इस तरीके से ये यहाँ पे कहाँ पे आ गए हैं, तो मद्रास जो है वो उस टाइम इनका हेड ऑफिस बोल सकते हैं, यहाँ से ये बाकी चीज़ों को लीड करते थे, ठीक है। तो मद्रास के अंदर जब ये यहाँ से कलकत्ता की न्यूज़ इनके पास पहुँच रही है, तो इन्होंने क्या किया, कंपनी ने ऑर्डर दिया कि आप अपनी पावर लेके जाइए। होता है ना ऐसा कि हमारे दूसरे इस चीज़ पे हमला हो गया, सारा बिजनेस हमारा तो ट्रेडिंग के ऊपर सब जो नवाब ने हमला कर दिया है उसको कंट्रोल में ले लिया है, तो बचाना तो पड़ेगा, अपनी तरफ से हर कोई ट्राई करता है। तो ये कंपनी क्या करती है, मद्रास से अपने ऑफिसर, अपनी आर्मी को भेज रही है, फोर्स भेज रही है, किसके अंडर भेज रही है, रॉबर्ट क्लाइव के अंडर भेज रही है, नेवल फ्लीट्स भी भेज रही है रीइंफोर्समेंट के लिए। यानी ये जो कौन से रास्ते से जा रहे हैं, ये सारा बे ऑफ बंगाल और ये वाला जो ओशियन है, इसके थ्रू, सी के थ्रू, ओशियन के थ्रू यहाँ पे ये बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर पहुँच रहे हैं। कौन पहुँच रहे हैं, रॉबर्ट क्लाइव के अंडर पहुँच रहे हैं। अब ये रॉबर्ट क्लाइव कौन थे, इन्हीं के ऑफिसर थे। आपकी बुक के अंदर पिक्चर दी हुई है, कुछ रेड सी ड्रेस में, हो सकता है ब्लैक एंड वाइट में भी हो, तो बिल्कुल मोगेम्बो जैसे लगते थे। मिस्टर इंडिया मूवी देखिए, मोगेम्बो खुश हुआ, बिल्कुल उनके जैसा इनका लुक है। तो रॉबर्ट क्लाइव के अंडर जो है वो ये सारी फोर्स भेजी जा रही है। अब आने के बाद में इन्होंने थोड़ा नेगोशिएट करने की कोशिश की, सिराजुद्दौला से बात करने की कोशिश की कि ठीक है इसको नेगोशिएट करते हैं, आप छोड़ दीजिए, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन सिराजुद्दौला ने इस बार जिद पकड़ ली कि नहीं, बहुत हो गया तुम लोगों का, मैं इस बात पे बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। तो अब कंपनी भी अपनी जिद पे आ गई है, उनको लग रहा है कि हमारे पास बहुत फोर्स है और ठीक है तुम नहीं मान रहे हो, तो होता है ना कि चाहे अपने पास कितनी भी पावर हो, कैसी भी हो, फिर जब हाइट हो जाती है तो ठीक है बैटल करनी है, इट्स ओके, हम बैटल करेंगे। तो 1756 के अंदर ही, मतलब रॉबर्ट क्लाइव की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, आर्मी भेज दी है अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। प्लासी एक जगह का नेम है और इस जगह का नेम प्लासी इसलिए पड़ा कि वहाँ पे प्लाश के फ्लावर्स होते हैं, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर के फ्लावर्स रहते हैं, तो उस जगह का नाम उन फ्लावर्स के ऊपर ही पड़ा है, इस प्लासी जगह का नेम है। तो यहाँ पे सिराजुद्दौला के अगेंस्ट जो है इन्होंने आर्मी भेज दी है, रॉबर्ट क्लाइव जो है उसको हेड करते हुए, लीड करते हुए आर्मी को लेके जा रहे हैं, युद्ध छेड़ दिया इन्होंने सिराजुद्दौला के खिलाफ। अब आपको ये थोड़ा क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि कौन जीता कौन हारा, तो डेफिनेटली सिराजुद्दौला हार जाते हैं इसके अंदर, जिसका कि एक बहुत मेन रीज़न क्या माना जा रहा है, मेन रीज़न माना जा रहा है कि नवाब का जो एक कमांडर था, नवाब का एक कमांडर था, क्योंकि अलग अलग फोर्स होती है, ऐसा नहीं है ना कि सारी आर्मी या जो भी है वो एक ही पार्ट के अंदर डिवाइड हो, ठीक है, अलग अलग टुकड़ियों में बांट दिया जाता है। बाहुबली देखिए, उसके अंदर दिया हुआ ना, और भी बहुत सारी इस तरीके की एंशिएंट टाइम की मूवीज़ देखी होगी आपने। तो हर जो टुकड़ी जिसको बोलते हैं, है ना, ग्रुप होता है, बहुत सारे सोल्जर्स का एक ग्रुप बना दिया जाता है और उन ग्रुप को अलग अलग कमांडर जो है वो लीड करते हैं। तो एक बहुत ही पावरफुल कमांडर थे इनके, मीर जाफ़र, जो कि कमांडर किसका है, सिराजुद्दौला का। अब क्या हो रहा है, फिर कुछ ना कुछ सेटिंग बिठाई जा रही है, जैसे कि पहले क्या किया था ब्रिटिश लोग, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जमींदारी राइट्स ले लिए, जो वहाँ के जो मुगल्स जो ऑफिशियल थे उनको ब्राइब देके, ऐसे ही औरंगजेब को प्रोसिक्यूट किया उन्होंने और वहाँ से इन्होंने फरमान इशू करवा लिया। अब यहाँ पे भी ये क्या कर रहे हैं, उससे पहले इन्होंने सिराजुद्दौला का जो राइवल है उसके थ्रू उसको हराने की सोच रहे हैं। अब इन्होंने बिल्कुल जो मेन इनका पर्सन है, मेन कमांडर है, उसको अपने फेवर में ले लिया है, मतलब उसके साथ में कोई तो थोड़ी एडजस्टमेंट की है। किस तरीके की, क्लाइव सिक्योर हिज सपोर्ट्स, किसका सपोर्ट, मीर जाफ़र का सपोर्ट। किस तरीके से जो सपोर्ट किया, उसको प्रॉमिस किया कि अगर तुम मेरी सिराजुद्दौला को हराने में हेल्प करोगे तो क्या करेंगे, मैं सिराजुद्दौला तो हार जाएगा, ठीक है, उसको तो हम मार ही देंगे, उसके बाद में सिराजुद्दौला को मारने के बाद में मैं तुम्हें यानी मीर जाफ़र को नवाब बना दूंगा, क्योंकि हम तो यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग करने आए हैं और एक्चुअल में जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, अब तक जो
कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी का खुद रूल करने का कोई आइडिया नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करने के पर्पस से यहाँ चीज़ों को हैंडल कर रही है। तो मीर जाफ़र को उन्होंने बोला कि हम आपको नवाब बना देंगे। क्यों बना देंगे नवाब, क्या चाहते थे वो? पपेट रूलर चाहते थे। अब जब आप उसकी फेवर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ओब्लाइज करने के लिए वो, अब इनको जब कंपनी रूलर बनाएगी, नवाब बनाएगी, तो डेफिनेटली वो कंपनी के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो इस तरीके से इसने इनको फेवर में ले लिया, उसको सपोर्ट ले लिया। तो इसने क्या किया, एक फोर्स जो कि मीर जाफ़र लीड करने वाला था, उस फोर्स ने क्या किया, बैटल लड़ी ही नहीं, वो फोर्स लड़ने ही नहीं आई कंपनी के खिलाफ। अब बहुत बड़ी फोर्स जो है वो अगर कंपनी लड़ने ही नहीं आई है, आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो उसके अकॉर्डिंग बनाई है कि वो इस फ्रंट से खेलेगी, फ्रंट से अटैक करेगी, वो फोर्स इस फ्रंट से अटैक करेगी, वो फोर्स इस फ्रंट से अटैक करेगी। एक फोर्स जो है वो जहाँ से अटैक करने वाली थी वो फोर्स ही पूरी की पूरी नहीं है, सिर्फ कमांडर नहीं, पूरी की पूरी फोर्स जो है वो ही नहीं आई। तो ये एक बड़ा रीज़न माना जाता है जिसकी वजह से सिराजुद्दौला जो है वो बैटल ये हार जाते हैं। अदरवाइज नंबर ऑफ जो सोल्जर्स है या कुछ जो भी पावर थी वो सिराजुद्दौला के पास में ज़्यादा होती है, लेकिन जिस तरीके का ट्रेंड यहाँ पे चलता आ रहा है और मुगल्स जो आपकी डेंसिटी है उसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा इस तरीके का ट्रेंड आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसने धोखेबाजी की जिसकी वजह से सिराजुद्दौला क्या कर रहे हैं, हार जाते हैं। ठीक है, और ये बोला भी जाता है कि अगर ये बैटल सिराजुद्दौला जीत जाते तो शायद आज हमारे कंट्री की हिस्ट्री कुछ और होती डेफिनेटली, क्योंकि जब कंपनी यहाँ पे हार जाएगी, अपनी पूरी पावर इन्होंने लगा दी है, तो हो सकता है एक और कोशिश करती, लेकिन उससे क्या हो रहा था कि अगर इनका जो मोटिवेशन है वो और मोटिवेट होते सिराजुद्दौला, उनके साथ में कुछ और नवाब मिलते, काम करते, तो हो सकता है कंडीशन और होती और हार जाती, तो हो सकता है कंपनी यहाँ से बिजनेस ही बंद कर देती, यहाँ से चली जाती, तो हमारी हिस्ट्री शायद कुछ और होती। बट दैट्स ओके, जो भी है हमें उसको पढ़ना है। अब ये जो बैटल हुआ प्लासी का, इसको बोला जाता है कि ये बहुत ही मेजर विक्ट्री थी कंपनी की, जो कि इंडिया के अंदर पहले जीती गई फर्स्ट विक्ट्री थी कंपनी की, और उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई डेफिनेटली कंपनी के अंदर, हाथ में और पावर आ गई, उनको ये पावर मिल गई, उनको ये हौसला हो गया कि अब तो हम बैटल, मतलब उन्होंने की है तो बैटल में भी जीत गए हैं, तो ट्रेडिंग के साथ साथ में अब बैटल में भी आ गए हैं, वहाँ से भी जीत गए हैं। तो ये था बैटल ऑफ प्लासी। अब आपको समझ में आया बैटल ऑफ प्लासी। तो ये सब स्टोरी के तरीके से ही हमें याद करना है। अली वर्दी खान जो है वो 1756 के अंदर डाई हो रहे हैं, सिराजुद्दौला नवाब बन रहे हैं, कंपनी को एक पपेट चाहिए था, उन्होंने एक राइवल रूलर की हेल्प ली, जो कि सिराजुद्दौला को पता होने के बाद में इन्होंने बहुत सारी स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी है कंपनी को कि आप ऐसा नहीं करेंगे। तो और एक बहुत बड़ा एक्शन इन्होंने लिया, 30,000 सोल्जर के साथ में इंग्लिश फैक्ट्री पे जा रहे हैं, सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, सारी चीज़ों को बंद करवा दिया, इंग्लिश शिप रोक लिए, जो कि बात सुनने के बाद में कंपनी के जो कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ऑफिसर रॉबर्ट क्लाइव को भेज रही है युद्ध करने के लिए 1757 के अंदर। तो ये प्लासी का जो बैटल है वो कब हो रहा है, 1757 के अंदर। अब साथ साथ में आपको डेट्स भी लर्न होती जाएगी, याद होती जाएगी। ये देखिए 1756 के अंदर ये रूलर बन रहे हैं, नवाब बन रहे हैं, 1757 के अंदर ये बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है, यहाँ पे सिराजुद्दौला हार जाते हैं। ठीक है, तो अब आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। यस, तो स्टोरी में और थोड़े ट्विस्ट बाकी हैं। बैटल ऑफ प्लासी हो रहा है, सिराजुद्दौला जो है वो डिफीट हो रहे हैं, हार जाते हैं, उसके बाद में उनको असैसिनेट कर दिया जाता है, यानी मार दिया जाता है। अब आगे की स्टोरी पढ़ते हैं और आप यहाँ देखेंगे कि एक हेडिंग आपको दिख रही है, दैट इज बैटल ऑफ बक्सर। तो मतलब अभी भी बैटल होनी बाकी है। तो क्या बैटल है वो, चलिए देखते हैं। आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला असैसिनेटेड, उनको मार दिया गया। अब कौन, मीर जाफर को, जैसे कि कंपनी ने क्या किया था, प्रॉमिस किया था कि आपको नवाब बनाएंगे, मेड द नवाब, बनाए गए, बने नहीं है ये, ठीक है, इनको बनाया गया। किसने बनाया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब बना दिया है। अब कंपनी जो है वो स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द किंगडम, या बोल सकते हैं, ठीक है।
अब वो किसी भी तरीके का टेक ओवर नहीं करना चाहती थी। अभी आप देखेंगे कि सिराजुद्दौला को उन्होंने असैसिनेट कर दिया, उसको हरा दिया है, तो डेफिनेटली अगर वो चाहते, अगर कंपनी चाहती तो मीर जाफर को भी मार सकती थी और खुद वहाँ पे नवाब बन सकते थे, या खुद वो सारा जो किंगडम है या उसका उस सारी प्रॉपर्टी को वो टेक ओवर कर सकते थे। बट स्टिल अभी कंपनी जो है बिल्कुल अनविलिंग थी किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, किसी भी तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी कि जब आप कहीं पे किसी चीज़ को टेक ओवर करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है, बहुत सारी वहाँ पे पावर लगानी पड़ती है। लेकिन कंपनी अभी भी क्या चाह रही थी, उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो बढ़िया तरीके से ट्रेडिंग यहाँ से करे, बहुत बढ़िया से प्रॉफिट कमाए, उसका ट्रेड जो है वो उसका एक्सपेंशन होना चाहिए। तो प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज स्टिल एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। तो इन्होंने मीर जाफर को नवाब बना दिया, पपेट नवाब इनको मिल गया है। अब नवाब मिल गया है तो कुछ टाइम तक तो ठीक चला, लेकिन अभी भी क्या था, अब उनको धीरे धीरे ये रियलाइज होने लगा कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। यानी जो पपेट नवाब उनको चाहिए था, जो कि मीर जाफर ये सोच रहे थे कि ठीक है उनके अंडर काम करेगा और जैसा वो चाहते हैं वैसा वो करेगा, लेकिन उतना हेल्पफुल नहीं रह रहा था। और क्या हो रहा था कि इवन जो कंपनी थी वो भी इस तरीके से प्रिटेंड कर रही थी, दिखावा कर रही थी कि हाँ मीर जाफर को, यानी जो नवाब है बंगाल के, उनको वो बहुत रिस्पेक्ट करती हैं और जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही उनके अकॉर्डिंग ही काम चल रहे हैं। तो कई बार वो भी एक गड़बड़ हो जाती थी, जिसकी वजह से वो उतना हेल्पफुल नहीं हो रहा था जितना वो मान के चल रहे थे। अब क्या किया कि जब मीर जाफर को भी लगा कि जो कंपनी है वो सारे बेनिफिट्स लेके जा रही है, क्योंकि आपको जब आपको रूल करना है, किसी चीज़ को आप चला रहे हैं, पब्लिक को आप किस तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। सब जो गेम था वो सिर्फ रेवेन्यू का था। अब ये कंपनी जो है वो सारा प्रॉफिट ले जा रही है, सारा रेवेन्यू पे नहीं कर रही ड्यूटी, और उसी तरीके से वो सारे एडवांटेज ले रही है, जिसकी वजह से मीर जाफर को रूल करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। पब्लिक भी क्वेश्चन पूछती है, जब अब वहाँ के वहाँ पे किंग बन रहे हैं, रूलर बन रहे हैं, नवाब बन रहे हैं, तो पब्लिक भी क्वेश्चन कर रही है। तो मीर जाफर ने भी, और मीर जाफर को खुद को भी लगा कि कंपनी जो है वो गलत कर रही है, उसने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। अब कंपनी ने क्या किया, उसको डिपोज कर दिया, मतलब कि उसको हटा दिया। अब क्योंकि कंपनी ने ही बनाया था, कंपनी ने उसको हटा दिया और किसको इंस्टॉल किया, मीर कासिम को। अब मीर कासिम कौन थे, मीर जाफर के सन इन लॉ थे, उनके जवाई थे, दामाद थे, ठीक है। अब मीर कासिम को बिठा दिया, उनकी जगह, उनकी फैमिली से ही था, उन्हीं की जगह पे उनको बिठा दिया, ताकि किसी तरीके का कोई कंट्रोवर्सी ना हो लोगों के अंदर, पब्लिक के अंदर भी थोड़ा वो पब्लिक भी रिलैक्स रहे कि ठीक है वो मीर जाफर जो है वो बूढ़े हो गए हैं, तो अब मीर कासिम को वहाँ बन जाना चाहिए, तो उसको मीर कासिम को बना दिया। अब मीर कासिम ने भी कंप्लेन करना स्टार्ट किया। मीर कासिम भी पपेट बन के नहीं रह सका, वो अपने तरीके से काम कर रहा था। तो अब काम कर रहा है, तो अब क्योंकि कंट्रोवर्सी हो रही है, इसने कंप्लेन करना स्टार्ट किया। कंपनी को ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं हो रहा था, वो उसको टेम्पर नहीं कर पा रहे थे कि अब हमने इनको बिठाया है और ये हमारे ही अगेंस्ट जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। तो मीर कासिम क्या करते हैं, अपने साथ 2 और किंग जो हैं वो ले रहे हैं, दिल्ली से ले रहे हैं, एक अवध के जो नवाब हैं वो, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, एक बैटल फिर से हो जाती है बक्सर के अंदर। ये कब हो रही है, 1764 के अंदर। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, अब बताएंगे, अभी किया हमने, तो आप देंगे उसका आंसर। तो अभी देखेंगे बहुत ही कम टाइम के अंदर, 10 ईयर से भी कम टाइम लगा है, बैटल ऑफ बक्सर हो गया है। यानी उसके सिराजुद्दौला को डेथ हुई है, उसके बाद में मीर जाफर ने बहुत कम रूल किया है, वो धीरे धीरे उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो गड़बड़ हो गई। फिर मीर कासिम आ रहे हैं, मीर कासिम ने भी कंटिन्यू नहीं किया और बैटल ऑफ बक्सर हो रही है 1764 के अंदर। और इस टाइम क्या है कि जो कंपनी है उसको, वो बहुत मोटिवेटेड है, ऑलरेडी वो सिराजुद्दौला को हरा चुकी थी। अब तो लगता था कंपनी को कि ठीक है कोई भी आ जाए हमारे सामने, हम सबको हरा देंगे। तो बैटल ऑफ बक्सर में डेफिनेटली जो मीर कासिम है उसको हरा दिया जाता है, वो हार जाता है, और जो मीर जाफर है वापस उसको री इंस्टॉल किया जाता है। अब री इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं, री इंस्टॉल इसलिए कर रहे हैं कि अभी भी वो थोड़ी इंटरेस्टेड कम थी कंपनी। वो चाहती थी कि एकदम से अब उसको हरा के अगर वो बैठेगी तो जो पब्लिक है वो कोई प्रोटेस्ट नहीं कर दे, किसी तरीके का हंगामा नहीं कर दे। तो मीर जाफर को री इंस्टॉल कर दिया है
बूढ़े भी हो गए हैं, ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है, तो ठीक है, इसको अब हम अपने तरीके से चलेंगे। और जब री इंस्टॉल कर रहे हैं, मीर जाफ़र को भी लग रहा है कि ठीक है अब उसमें इतनी पावर नहीं है, बट ठीक है अब नवाब बन रहे हैं, तो अब बट क्या शर्त क्या हुई, नवाब जो है यानी मीर जाफ़र जो है वो कंपनी को कितना पे करता था पर मंथ, 5 लाख जो भी उस टाइम में मनी चलती थी, 5 लाख पर मंथ जो है वो कंपनी को पे करने पड़ते थे नवाब को उस टाइम में। अब सोचिए आज के टाइम में 5 लाख बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर पर मंथ आपको मिलते हैं, तो उस टाइम में 5 लाख जो है वो नवाब उनको पे करता था। लेकिन कंपनी जो है वो उसका मन नहीं भर रहा था, उसको लगता था कि नवाब के पास में तो इतनी मिलियंस की, ट्रिलियंस की, जो बिलियंस की प्रॉपर्टी है और हमें सिर्फ 5 लाख मिल रही हैं, तो कंपनी के अंदर और थोड़ा सा लालच आ जाता है, वो और ग्रीडी हो जाती है। बट द कंपनी वांटेड मोर, कंपनी का दिल मांगे मोर। अब क्या हो रहा है कि 1765 में मीर जाफ़र की डेथ हो जाती है अपने आप ही। 1764 में बैटल बक्सर हो रहा है, वापस से मीर जाफ़र बन रहे हैं। 1765 यानी 1 साल के बाद में मीर जाफ़र की डेथ हो जाती है। अब कंपनी का मूड चेंज हो गया, अब रॉबर्ट क्लाइव ने डिक्लेयर कर दिया कि बहुत हो गया, नवाब का गेम, उसको नवाब बनाओ, उसको नवाब बनाओ, हमें नहीं बनाना किसी को नवाब। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया वी मस्ट इंडेड बिकम नवाब अवरसेल्फ, भी अब हम जो है अब टाइम आ गया है कि अब हम खुद नवाब बने। बहुत, क्योंकि 2-3 उन्होंने देख लिया, मीर जाफ़र को देख लिया, फिर मीर कासिम आ रहे हैं, फिर से मीर जाफ़र आ रहे हैं, तो अब उनको लगा कि ठीक है अब नो मोर नवाब, अब हम खुद नवाब बनेंगे। तो 1765 के अंदर क्या हो रहा है, मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज दीवान ऑफ प्रोविनेंस ऑफ बंगाल। अब मुगल एम्परर जो है वो इनको कैसे अपॉइंट कर रहे हैं, मुगल एम्परर जो हैं वो तो औरंगजेब के साथ में ही खत्म हो गए। देखिए मुगल एम्परर नहीं खत्म हुआ, वो पावर जो है वो उतनी नहीं रही, दिल्ली सल्तनत जो है वो उतनी पावरफुल नहीं रही है, लेकिन फिर भी अपने आप में एक सेपरेट एम्परर तो है ही, और कहीं ना कहीं दिल्ली का नेम चल रहा है, और बाकी जो छोटे छोटे किंगडम हैं वो ये मान के चलते हैं कि जो दिल्ली पे रूल कर रहा है, इसमें वो उसको अपना एक बड़ा किंग मान के चल रहे हैं। तो मुगल जो एम्परर थे जो उस टाइम में दिल्ली के अंदर बैठे हैं, उनके थ्रू उन्होंने अपने आप को क्या किया है, अपॉइंट करवा लिया है। तो मुगल एम्परर जो है उस टाइम शाह आलम जो दिल्ली के अंदर थे, उनके थ्रू अपने आप को अपॉइंट करा लिया है, अपॉइंट ज़बरदस्ती ही करवाया है। उनको भी किसी तरीके का कुछ ना कुछ इन्होंने कुछ डराया है या किस तरीके से भी उनके थ्रू अपने आप को अपॉइंट कराया, ताकि पब्लिक जो है वो किसी तरीके का प्रोटेस्ट नहीं करे, पब्लिक का मन शांत रहे। भी ठीक है, हमारे जो किंग है दिल्ली के अंदर जो बैठे हैं उन्होंने इनको पावर दी है, इसलिए कंपनी हम पे रूल कर रही है। तो उन्होंने अपॉइंट कर दिया दीवान, एज ए दीवान उनको अपॉइंट कर दिया। जो प्रोविनेंस था, जो पूरा राज्य था, जो पूरा एरिया था बंगाल का, उस प्रोविनेंस का दीवान डिक्लेयर कर दिया कंपनी को। अब दीवान क्या होता है, दीवान का मतलब जो टैक्स ये लेते हैं, उसके साथ साथ में सिविल जो मतलब जो लोग किसी भी तरीके का कमा रहे हैं, टैक्स रेवेन्यू सब कुछ किसके पास में आएगा, अब किसके पास में पावर हो गई, कंपनी के पास में। अब कंपनी यही तो चाहती थी। अब क्या हो रहा था कि जो अर्ली 18th सेंचुरी थी तब से ही जो इनका ट्रेडिंग था वो धीरे धीरे एक्सपेंड होता जा रहा था। अब इस टाइम में और भी एक्सपेंड हो गया, क्योंकि सारी पावर इनके पास में आ गई है, और बंगाल जो है वो उनका प्राइम लोकेशन है, वहाँ से ये और ज़्यादा कमाना चाहते थे। अब क्या हो रहा था कि जब पहले ये किस तरीके से ट्रेडिंग करते थे, ये पहले इंडिया के अंदर आते थे, वहाँ से कुछ भी मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया के अंदर आ रहे हैं, ये गुड्स लेके जा रहे हैं और आपको क्या दे रहे हैं, गोल्ड या सिल्वर। ये जो यहाँ के जो लोकल ट्रेडर्स थे उनको देके जा रही है, उससे गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे आ रहा है। ऑलरेडी इंडिया के अंदर बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर था। अब क्या हो गया कि अब इनके पास में सारी चीज़ें आ गई, आप खुद भी ड्यूटी फ्री हो गए हो, इवन जो लोग आपको टैक्स दे रहे हैं वो भी आप रेवेन्यू आप वहीं से जनरेट कर रहे हो। तो अब पूरा रूल इनका है, तो अब इनको मनी देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो अब जो जितना भी ट्रेडिंग हो रहा है, जब जो सब कुछ हो रहा है वो इनका हो गया।
सारी टोटल इनको हो गई। तो अब ये गोल्ड सिल्वर देना यहाँ से बंद कर दिया। तो अब इवन जो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर था वो भी यहाँ से भर के शिप्स जो हैं वो कहाँ जाने लगी, यूरोपियन कंट्री मतलब अपने इंग्लैंड के अंदर ये भेजने लगे। इसीलिए बोला जाता है कि इंडिया जो है वो क्या था, सोने की चिड़िया था, बहुत गोल्ड था यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और ये ब्रिटेन के लोग, ब्रिटिश ये गवर्नमेंट या जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ से गोल्ड और सिल्वर, पूरा बहुत गोल्ड और सिल्वर यहाँ से शिप्स जो हैं वो भर भर के जाते थे। अब दोनों ही चीज़ें इनके आगे, दे वांटेड मोर गुड्स टू बाय, अब उनको और बहुत सारे मतलब जितना वो एक्सट्रैक्ट यहाँ से कर सकते थे वो लेके जाना चाहते थे। और अब वो बिल्कुल फ्री हो गया है इनके लिए, अब इनको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पावरफुल हो गए हैं और ज़्यादा। कंपनी वर पेइंग गोल्ड एंड सिल्वर टू बाय बिफोर दैट, पहले उस टाइम है ना, कंपनी वर पेइंग गोल्ड एंड सिल्वर टू बाय गुड्स एंड नाउ नथिंग टू पे, अब कुछ भी नहीं पे कर रहे थे। इवन टेकिंग ऑल रेवेन्यूज़, और उन रेवेन्यू से ही अपने जो फोर्ट हैं वो बना रहे हैं, खुद के ऑफिसेज बना रहे हैं, मतलब सारी चीज़ें जो खुद के बेनिफिट्स के लिए, खुद की डेवलपमेंट के लिए कर सकते थे सभी यहीं से इंडिया से एक्सट्रैक्ट किया, खुद के डेवलपमेंट पे लगाया, और बाकी सब इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर भेजते रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। बैटल ऑफ बक्सर हुआ है 1764 में, इससे पहले बैटल ऑफ प्लासी हो रहा है। अब क्या हो गया है कि अब कंपनी ऑफिशियल बिकम नबोब्स। अब ये आप सोचेंगे कि नबोब्स क्या हुआ, नवाब की ही एक फॉर्म है, उसी को जिस तरीके से उनका प्रोनाउंसिएशन रहता था तो वो नवाब नहीं बोल पाते थे, नबोब बोलते थे, तो वो अपने आप को नबोब बोलने लगे। अब क्या हो गया कि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद में जो कंपनी है उसका जो हौसला है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। अब कंपनी जो है वो वहाँ के जो फोर्स है या जो कंपनी मैन थे, जो वहाँ के सर्विस मैन है, ऑफिसर जो है वो अपने आप को नवाब समझने लग गए हैं, क्योंकि अब जो प्रोविनेंस है बंगाल का वो सारा के सारा उनके हैंड के अंदर आ गया है, सारी पावर उनके हाथ में आ गई है। तो हर सर्वेंट जो है वो अपने आप को नवाब मान के चल रहा है। ठीक है, और इससे पहले जो है जो लोकल रूलर थे, लोकल जो नवाब थे, वो क्या करते थे, कंपनी के लोगों को ऐसे थोड़ा करने के लिए, ऑब्लाइज करने के लिए बहुत सारे गोल्ड सिल्वर इस तरीके के बहुत सारे गिफ्ट दे देते थे। इवन जो लैंड होती थी पर्टिकुलर, वो लैंड भी उनको दे देते थे। तो जो रॉबर्ट क्लाइव, वो अपने आप को बिल्कुल एक नवाब की तरह ही डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, और उन्होंने यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा वेल्थ बनाई। फॉर्चून ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ से इन्होंने बहुत कमाई। ये क्या है, 1743 के अंदर मद्रास के अंदर आए हैं। कौन, रॉबर्ट क्लाइव। कब थे, 18 ईयर्स के थे, तब सिर्फ 18 साल के थे। 1767 के अंदर इनकी जो नेटवर्थ है, जब यहाँ से जा रहे हैं तो 4,11,02 पौंड जो है वो इनकी प्रॉपर्टी नेट वेल्थ समझ में आ रही है उस टाइम जो डिक्लेयर हुई। 1764 में ये क्या है, इनको गवर्नर बनाया जा रहा है बंगाल का। ठीक है, अब बंगाल का गवर्नर बनाया जा रहा है। उनके ऊपर जो फिर थोड़ा इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है, करप्शन के चार्जेस रखते हैं कि आप जब आए थे तब आपके पास कुछ नहीं थी, एक ऑफिसर के रूप में आ रहे हैं, अभी आपकी नेटवर्थ जो है 4,01,102 जो है वो पौंड, इतनी नेट वेल्थ आपकी हो गई है, तो कहाँ से आ गई। तो 1772 के अंदर जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है वहाँ पे इनके ऊपर केस चल रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है। इनको लगा होगा कि आई एम गिल्टी और वट एवर जो भी फील हुआ, 1774 के अंदर रॉबर्ट क्लाइव ने सुसाइड कर लिया। तो ये सब चीज़ें मतलब वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो अपने आप को नवाब समझने लगे थे। यहाँ की प्रॉपर्टी का, यहाँ की जो रिसोर्सेज थे उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे, बहुत ज़्यादा अनड्यू एडवांटेज जो है वो हर ऑफिसर ले रहा था। और ज़रूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि बाकी सारे ऑफिसर्स जो है वो रॉबर्ट क्लाइव की तरह बहुत ज़्यादा रिच बन गए, या ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं वो तो ज़्यादा टाइम तक यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाए, क्योंकि क्लाइमेट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट था। ब्रिटेन से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, वहाँ के क्लाइमेट में और इंडिया के क्लाइमेट के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज है। कोस्टल एरिया के अंदर बंगाल जो है, कलकत्ता समुद्र ओशन पास में पड़ता है आपके पास, तो उसकी वजह से क्लाइमेटिक बहुत प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से लोग बीमारी, डिजीज़ हो गई बहुत सारी उनको, उसकी वजह से मर रहे हैं। बहुत सारे लोग बैटल्स के अंदर मर गए हैं। और एक रीज़न ये भी था कि सारे के सारे ऐसा नहीं था कि रॉबर्ट क्लाइव की तरह थे, कुछ लोग ऑनेस्ट भी थे अपनी कंट्री के लिए या जो भी कंपनी के लिए काम करते थे। तो इस वजह से भी ऐसा नहीं है कि सब ने इतना ही मनी बनाया, लेकिन ये जो गोल्ड सिल्वर सारी चीज़ें जो है वो कंपनी के थ्रू
थ्रू यहाँ से इंडिया से आपके इंग्लैंड के अंदर पहुँच गई है। तो ये थी अब तक की हिस्ट्री, जहाँ तक हमने पढ़ी कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से इंडिया के अंदर आ रही है, फिर कैसे अपना बिजनेस सेटल कर रही है, किस तरीके की एडजस्टमेंट कर रही है, जो लोकल रूलर हैं या जो औरंगजेब है किस तरीके से उनको मैनिपुलेट किया, उनसे पावर ले रही है। धीरे धीरे आप यहाँ पे किंग बनते जा रहे हो, एक पावरफुल जो एक अथॉरिटी होती है वो बन गए हो। तो आप ये देखेंगे कि किस तरीके से धीरे धीरे मूव करते हुए उनका जो हौसला है वो और बढ़ गया, वो और पावरफुल होते जा रहे हैं। अब उनके क्या क्या रीज़न हैं, क्या क्या चीज़ें हुई है, इनको आपको अब खुद आप समझ सकते हैं। उन सब चीज़ों को हमने डिटेल में, बहुत डिटेल में मैंने आपको स्टोरी सुनाई है। अब इस हिस्ट्री को लर्न करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है कि जो मैंने आपको आज स्टोरी सुनाई है अब तक की, वो स्टोरी आप घर में से किसी भी पर्सन को लीजिए और उनको सुना दीजिए। आपको सारी स्टोरी लर्न हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और उस स्टोरी को 2-3 पर्सन को सुनाएंगे तो बिल्कुल लाइफ टाइम उसको लर्न करने वाले हैं, याद रहने वाली है। और लोग भी आपसे बहुत इंप्रेस होने वाले हैं कि इतना तो हम मतलब उस पुराने टाइम से थोड़ा, आप हमसे तो ज़्यादा ही पास में है ना, वो हमें ही नहीं पता, आपको कैसे पता हो गया। तो बिल्कुल पता है आपको, जो भी चीज़ फैक्ट्स बताए हैं बिल्कुल क्लियर है वो, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो ये स्टोरी अगर आपने 2-3 पीपल को सुना दी, लोगों को सुना दी, तो आप डेफिनेटली इसको बिल्कुल पक्के से लर्न करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इट वॉज फर्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर नंबर 2। तो किस तरीके से हमने देखा कि ट्रेड से टेरिटरी की तरफ बढ़ रहा है ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, तो अब इस स्टोरी को आप सुनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।